हेलो फ्रेंड्स, मैं जय बिशु। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम हेमरेज। बात करते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज की। पोस्टपार्टम हेमरेज पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में नाम से पता लग रहा है। पोस्ट मीन्स बाद में, पार्टम मीन्स डिलीवरी, और हेमरेज का मीन्स क्या होता है? ब्लीडिंग। बात करते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज किस कंडीशन को बोलते हैं या क्या क्या क्राइटेरिया के अंदर फॉलो होने चाहिए। जनरली लेबर की स्टेज कंप्लीट होने के बाद, एग्जैक्ट बात करी जाए तो अगर लेबर की स्टेज कंप्लीट होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद अगर ब्लीडिंग जो है वो, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है 500 ml से ज़्यादा हो रही है इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, अगर बात करें LSCS की तो मोर देन 1000 ml LSCS। अगर सिजेरियन सेक्शन के अंदर 1000 ml से ज़्यादा और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है पूरी डिलीवरी होने के बाद, सभी लेबर के स्टेजेस होने के बाद, उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए कि एक तो पूरा एक्सपल्सन होने के बाद, उसके बाद अगर यहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है 500 ml से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज में मिनिमम ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए? 500 ml। LSCS की बात करें तो 1000 ml। अब बात करते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइप की, कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। देखिए, बात करें अपन टाइप की तो पहला टाइप होता है प्राइमरी PPH। प्राइमरी PPH पहला टाइप। प्राइमरी PPH के अंदर क्या होता है, किस कंडीशन को हम प्राइमरी PPH बोलते हैं? अगर विदिन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग जो है 500 ml से ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलेंगे? प्राइमरी PPH। यानी विदिन 24 आवर्स होनी चाहिए। प्राइमरी PPH है, इसको भी फिर से दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है थर्ड स्टेज PPH, और सेकंड होता है ट्रू PPH। थर्ड स्टेज का मीन्स होता है कि थर्ड स्टेज लेबर की जो होती है, जनरली कंसिडर तो नहीं कर सकते अपन। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करी जाए तो पूरा डिलीवर होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन PPH में कंसिडर करते हैं। इस ब्लीडिंग में क्या होता है थर्ड स्टेज में कि रिटेन्ड प्लेसेंटा रह जाता है, प्लेसेंटा के कुछ पार्ट जो हैं वो रिटेन रह जाते हैं, और रिटेन होने के बाद जो प्लेसेंटल साइट है जहाँ से प्लेसेंटा रिमूव हुआ है या वहाँ की टिश्यू की इंजरी हो जाएगी, और उस प्लेसेंटल साइट की इंजरी की वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। वो कौन सी स्टेज में आएगी? यानी थर्ड स्टेज जो था उसकी वजह से एक तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है या सही तरीके से प्रॉपर जो है वो फिनिश नहीं हुई है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। वो कौन से स्टेज के अंदर आती है? थर्ड स्टेज PPH के अंदर। इसके बाद बात करें ट्रू PPH मीन्स एक्चुअल जो प्राइमरी PPH है वो किसके अंदर आएगा? ट्रू PPH के अंदर। यानी डिलीवरी जो है पूरी हो चुकी है, सब कुछ, सारे जो लेबर की जितने भी स्टेज थी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद अगर ब्लीडिंग जो है वेजाइनल ब्लीडिंग 500 ml से ज़्यादा हो रही है तो वो किसके अंदर कंसिडर करी जाएगी? ट्रू PPH के अंदर। फर्स्ट था प्राइमरी और सेकंड होता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी PPH का मीन्स होता है कि आफ्टर द 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद, अगर 8 से लेके 14 दिन तक, 8 to 14 डेज
तक अगर ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग की अमाउंट भी अगर 500 ml से ज़्यादा है, तो वो किस कंडीशन को डिनोट करेगी? सेकेंडरी पीपीएच को। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस की कोई भी एटोनिसिटी जो है वो कोज हो सकती है, कहीं भी कोई इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो कोज हो सकता है, कोई इंजरी जो हुई थी वो इम्प्रूव नहीं, वो कोज हो सकता है। तो ये सारे कोज सेकेंडरी पीपीएच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जनरली देखा जाए तो इसके अंदर इन्फेक्शन जो है मेजर है, अपने को इन्फेक्शन जनरली देखने को मिलता है। तो आफ्टर 24 आवर्स बाद जो ब्लीडिंग हो रही है वो किसके अंदर आएगी? सेकेंडरी पीपीएच के अंदर। और बिफोर द 24 आवर्स हो रही है, विदिन 24 आवर्स हो रही है, वो किसके अंदर आएगी? प्राइमरी पीपीएच के अंदर। तो पीपीएच जनरली दो टाइप का था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को फिर से दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। अपने को टाइमिंग याद होनी चाहिए, कौन सा टाइप का पीपीएच कब से लेके कब तक होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीपीएच की कोजेस की, ईटियोलॉजी। कॉमन बात करेंगे अपन प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच दोनों की कॉमन ईटियोलॉजी के बारे में, कि किस वजह से पीपीएच जो है वो हो सकता है। अगर इसको देखा जाए तो 4T कोज होते हैं, 4 ऐसे कोज जो टी से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट में होता है टॉन, और सबसे मोस्ट कॉमन कोज है ये पीपीएच का। टोन का मीन्स होता है कि यूट्रस की जो टोन होती है वो इम्पेयर हो जाती है, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस, यूट्रस के अंदर जनरली कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होता है मसल्स के अंदर, इसलिए कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड जो स्टॉप नहीं हो पाता है। एटोनिक यूट्रस जो है कि टोन जो है मसल्स की, यूट्रस मसल्स की, वो क्या हो गई? इम्पेयर हो गई। तो पहला कारण क्या था? टोन। सेकेंड, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रोमा को। कोई भी ट्रोमा हो गया, कोई भी इंजरी हो गई, कहीं भी कोई कट लग गया, लेसरेशन हो गया, उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ट्रोमा भी क्या कोज कर सकता है? पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट होता है टी, रिप्रेजेंट करता है टिश्यू को। टिश्यू का मीन्स क्या है? कोई टिश्यू के जो है फ्रेगमेंट रह गए, कंप्लीटली प्लेसेंटा जो है वहाँ से रिमूव नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ तो जैसे जैसे वो रिमूव होता चला जाएगा, वहाँ की स्किन के अंदर लेसरेशन बनेंगे, घाव बनेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस जो क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट टी की बात करें, नेक्स्ट टी होता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मीन्स क्या? कोई भी क्लोटिंग या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो प्रेजेंट है, जैसे डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन है, आईटीपी है, डीआईसी आईटीपी है, तो ऐसे कोई कॉजेज हैं अगर थ्रोम्बोसिस वहाँ बन रहा है या कोई ब्लीडिंग क्लोटिंग का डिसऑर्डर है, तो वो भी क्या कर सकता है? ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। तो ये 4T जो थे वो सबसे मेजर थे। इसके अंदर भी सबसे मोस्ट कॉमन कोज की बात करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्वेश्चन बनता है कौन सा होता है? एटोनिक यूट्रस। इसके अलावा बात करें, कोई अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कहीं नाम देख के कि सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, सेकेंडरी पीपीएच जनरली जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से होता है, या इन्फेक्शन वहाँ प्रेजेंट मिलेगा जब भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो। अदरवाइज सीधा कोई पूछे पीपीएच का सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो आंसर क्या होगा? एटोनिक यूट्रस। अब बात करते हैं अपन कि क्या क्या साइन सिम्टम अपने को पीपीएच में देखने को मिलते हैं। तो जब पीपीएच होगा तो सबसे पहले क्या होगा? हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। हेमरेज या ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमरेज या ब्लीडिंग के सारे साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिल जाते हैं? जनरली क्वेश्चन नहीं आते, बट जनरल नॉलेज के लिए, जैसे जैसे ब्लीडिंग लॉस होगी, एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर एनीमिया हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो हो सकता है कि मदर किस में चली जाए? शॉक में भी चली जाए। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो क्या होंगी? बढ़ेंगी, यानी क्या होगा? टेकिकार्डिया होगा। रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल करने के लिए कंपनसेटरी क्या जाती हैं? बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लेजिनेश है, लिथार्जी है, मेलेज है, डिजीनेस है, वो सारे साइन सिम्टम जो अपने को देखने को मिलते हैं। कॉमन साइन की बात करें तो ब्लीडिंग या हेमरेज तो अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो कॉमन साइन सिम्टम थे जो अपने को पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से होते हैं। तो कंटिन्यूसली अपने को वाइटल साइन जो है वो चेक करते रहने, साथ साथ वहाँ क्या लगा के रखना है? कॉटन ब्लड शॉक्ड जो पैड होते हैं वो लगा के रखने। उन पैड की काउंटिंग के थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड जो है वो लॉस हो चुका है। ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ब्लड वहाँ के, अपन ट्रांसफ्यूज़ कर सकें। तो पहले से अगर ऐसा रिस्क है तो अपने को पहले से ब्लड बैंक में बात करके रखनी पड़ सकती है, क्योंकि अपने को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो अगर ब्लड जो है वो लॉस ज़्यादा हो रहा है तो अपने को क्या करना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। इसके अलावा अगर फ्लूइड निकल रहा है तो फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए क्या देंगे अपन? या तो कोलोइड्स देंगे या
क्रिस्टेलॉइड जो है वो दिए जाते हैं। तो ये फ्लूइड जो प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, प्लाज्मा का लेवल बढ़ाने वाले जितने भी फ्लूइड होते हैं, वो सारे के सारे फ्लूइड जो हैं वो किसको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? उस प्रेग्नेंट लेडी को, जो किससे सफ़र कर रही है? पीपीएच से सफ़र कर रही है। अब बात करें अपन पीपीएच के एग्जैक्ट मैनेजमेंट की, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पीपीएच का मैनेजमेंट क्या होता है। शॉर्ट में बात करेंगे अपन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, देखो मैनेजमेंट की बात करते हैं, जनरली ये चीज़ें हैं कि ब्लड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, फ्लूइड की कमी जो है वो पूरी करते रहना चाहिए। फ्लूइड की कमी का अपने को पता कैसे लगेगा? कैथेटराइजेशन करके रखो, फ्लूइड का आउटपुट कितना आ रहा है, अगर 30 ml/h से कम आ रहा है मीन्स कंडीशन जो है किस में जा रही है? सोक में जा रही है। फ्लूइड की बॉडी के अंदर क्या होती चली जा रही है? कमी होती चली जा रही है। कंटिन्यूसली अपने को वाइटल साइन जो है मॉनिटर कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट मैनेजमेंट की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर एटोनिक यूट्रस है तो अपने को क्या करना है? मसाज करना है। जब मसाज करेंगे, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की कि मसाज करेंगे तो यूट्रस की टोन जो है वो इंक्रीज हो सकती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ब्लीडिंग रुकने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वन अगर बात करें अपन और कोई क्या क्या साइन सिम्टम, क्या कौन सी ड्रग अपन देंगे, तो ड्रग देते हैं अपन मिथार्जिन 2 mg जनरली दी जाती है। मिथार्जिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस के अंदर? टू स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली ये क्या कर देती है? ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। इफेक्ट बहुत जल्दी आता है बट कम टाइम के लिए रहता है। और कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? मिथार्जिन। इसके अलावा नेक्स्ट वन होती है ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है जनरली 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन है वो चलाया जाता है 500 ml NS के अंदर 40 to 60 GTT यानी ड्रॉप पर मिनट। ये रेशियो होता है। 20 यूनिट लेना है ऑक्सीटोसिन तो अपन क्या करेंगे? 1000 ml NS लेंगे, 40 to 60 GTT या 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट जो है वो इन्फ्यूज करवाया जाता है। ऑक्सीटोसिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रू पीपीएच की। ये क्या कर देती है? यूट्रस की टोन को इंक्रीज कर देती है, वहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अगर इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टॉप करनी है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? मिथार्जिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होगी। इसके अलावा ब्लीडिंग जो है कितनी हो रही है उससे कंटिन्यूसली मेजरमेंट जो करते रहना है। साथ साथ वाइटल साइन जो है हमें बताया कि मॉनिटर करते रहने हैं। बट ड्रग ऑफ चॉइस से अगर क्वेश्चन है तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाज करनी है, इसके अलावा मिथार्जिन पेशेंट को देना है और ऑक्सीटोसिन देना है। ऑक्सीटोसिन फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस है। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीटोसिन से आराम नहीं आता, उस कंडीशन के अंदर मीजोप्रोस्टोल जो होती है वो भी दी जाती है। बट अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीटोसिन होती है। ब्लीडिंग को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए, हेमरेज को स्टॉप करने के लिए कोई ड्रग पूछे तो वो कौन सी होती है? मिथार्जिन होती है। तो ये था आज का अपना छोटा सा एक टॉपिक, पोस्टपार्टम हेमरेज। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।